चलो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, उससे पहले क्या क्या पढ़ लिए कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। कितना लगता है? कितना लगता है? किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो कितना फोर्स लगेगा? QVB sin थीटा। ठीक, अगर आप पूरे वायर को रखते हैं अगर उसमें तो कितना फोर्स लगेगा? IBL sin थीटा। ठीक, दूसरा, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो। हालांकि आपको फोर्स निकालना है तो आप उससे भी निकाल सकते हो, राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो ओवरऑल। ठीक है, तो डेरिवेशन उसका इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। हालांकि आप टॉपिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा था। चीज़ें सेम रहेंगी एज इट इज़, जो वहाँ थी वो यहीं वहाँ पे भी वही है, कुछ बदला नहीं है। अच्छा, पहली बात तो एक चीज़ याद रख लो, 11th क्लास में जब पढ़ा रहे थे तब भी बोले थे इस शब्द के बारे में, तब भी बोले थे कि अगर मोमेंट कहीं आता है, इतना याद कर लो, बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करना है, बस इतना याद कर लो, अगर मोमेंट वर्ड कहीं फिजिक्स में आया है तो इसका मतलब है कि उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के लिए ही पहुंचता है। ये आपको एक चीज़ की क्लियरिटी हो जाएगी कि जिस भी वर्ड के आगे मोमेंट लग जाएगा वहाँ डिस्टेंस यानी लेंथ के रिलेटेड आपको यूनिट मिल जाएगी। जैसे आपने 11th में पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? I = mr²। तो वहाँ बेसिकली जब निकालते थे, याद है ना, रिंग के सेंटर पे निकालते थे, उसके डायमीटर पे निकालते थे, उसके एक्सिस पे निकालते थे, परपेंडिकुलर एक्सिस या पैरेलल एक्सिस के थ्योरम से निकालते थे ना, सिखाया था ना निकालना। तो मोमेंट अगर जहाँ लगा इसका मतलब है कि वो रेडियस से या लेंथ से मल्टीप्लाई करवाएगा ही करवाएगा। अब आपके पास है मैग्नेटिक डाइपोल, तो क्या है ना, जैसे ये वर्ड लिखा है वैसे ही वर्ड से आप क्लियर लिखो। पहले तो मैग्नेटिक लिखा है, उसके बाद आपका हो गया डाइपोल और उसके बाद हो गया आपका मोमेंट। आपके पास अगर मैग्नेट है नॉर्मल, अगर आपके पास कोई भी मैग्नेट होता, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या चाहे वो नेचुरल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैग्नेट कभी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी मैग्नेट एग्जिस्ट करेगा हमेशा दोनों पोल ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि खाली नॉर्थ पोल मिल जाए या खाली आपको साउथ पोल मिल जाए, जब भी आपको मिलेगा हमेशा दोनों पोल ही मिलेगा। चार्ज इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा चाहे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये दोनों को एक साथ ही करना पड़ेगा। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा, दोनों पोल की बीच की जो डिस्टेंस है, अब क्या है, इसको हम चाहें तो पूरा L मान सकते हैं। नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक पूरी जो डिस्टेंस है उसको हम L मान सकते हैं, लेकिन अभी जब हम इसको इन बिटवीन से डिवाइड करेंगे तो वो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाएगा, L/2 आ जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम जो पोल की जो लेंथ है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल, पूरे जो लेंथ है उसको हम पूरी लेंथ को ही 2L मान लेते हैं। इससे फायदा ये हो जाता है कि जब हम मैग्नेट को, अगर हम मैग्नेट के सेंटर से इसको डिवाइड भी करेंगे तो ये एक होल नंबर में ही डिवाइड हो जाएगा, इधर L इधर L इधर L इधर L, तो ये आपको कैलकुलेशन में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए 2L लिया जाता है। आप चाहो तो L भी ले लोगे, अगर L ले लोगे तो फिर ये पोर्शन कितना हो जाएगा? L/2, और ये कितना हो जाएगा? L/2। फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, बार बार आपको L/2 फ्रैक्शन, इससे अच्छा 2L ले लो तो आपको एक होल में मिल जाए उसमें। ठीक, पहली बात। दूसरी, ये जो पोल होता है आपका, ये एक इस तरफ का पोल आपका नॉर्थ पोल हो गया और इस तरफ का पोल आपका बेसिकली साउथ पोल हो गया। तो ये जो पोल होता है, इस पोल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इस पोल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जो मैग्नेट को या किसी भी आयरन या किसी भी मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक, दूसरा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बेसिकली डिनोट करते हैं कैपिटल M से, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, ऐसे ही सेम आपने वहां पढ़ा था कि आपके पास 2 चार्ज प्रेजेंट होंगे, एक +Q होगा एक -Q होगा, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 2L होगा। तो वहां इलेक्ट्रिक डायपोल को किससे डिनोट किए थे, याद है? हाँ, स्मॉल p से। तो ये वो भी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये हो गया। अब आपको अगर वहां याद हो तो वहां ये बोला गया था कि दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज आप ले लीजिए, कोई भी एक चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू बराबर होती है, बस
मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है, सॉरी डायरेक्शन उसका, अगर ये +2 कूलम्ब है तो ये -2 कूलम्ब होगा, अगर ये 3 कूलम्ब है तो ये -3 होगा, तो वैल्यू सेम होगी, बस साइन अप। तो कोई भी एक चार्ज आप ले लेते थे Q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, आपको क्या मिल जाता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सेम आपको यहां वही करना है, दोनों पोल में से किसी एक पोल की आप स्ट्रेंथ ले लो, तो स्ट्रेंथ लेने के लिए हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, दोनों पोल में से किसी एक की स्ट्रेंथ ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया उनके बीच के डिस्टेंस से, तो उनके जो बीच का डिस्टेंस था वो हो गया आपका 2l। तो अब देखो 2l आपका क्या है, एक तरीके का डिस्टेंस ही तो था, तो डिस्टेंस था इसीलिए तो कौन सा आया था इसमें, मोमेंट। तो मोमेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि डिस्टेंस तो आएगा ही जाएगा, वो मल्टीप्लाई में आएगा। बाकी मैग्नेटिक था तो उसका मैग्नेटिक का हमने पोल ले लिया। तो बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, दोनों पोल में से किसी एक भी पोल की आप स्ट्रेंथ ले लीजिए, पावर ले लीजिए और उसको दोनों के जो बीच में डिस्टेंस, दोनों पोल के जो बीच में डिस्टेंस होगी उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एनालॉगी याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से, अगर याद है साथ साथ तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक। बाकी रिप्रेजेंटेड m से करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्शन। मैग्नेटिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल में होती है। डायरेक्शन याद रखना, बहुत पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। वहां याद है इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव, सेम है। अब एक ट्रिक बता दे रहे हैं, जो काम मैग्नेट में नॉर्थ पोल करता है इलेक्ट्रिक में वही काम पॉजिटिव करता है, जो काम मैग्नेट में साउथ करता है इलेक्ट्रिक में वही काम नेगेटिव वाला करता है। मतलब कि दोनों एनालॉगी ही होते हैं। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ चल रहा है तो साउथ की जिम्मेदारी नेगेटिव उठाता है और नॉर्थ की जिम्मेदारी पॉजिटिव उठाता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो छोटी छोटी चीजें हैं, डायरेक्शन याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कहाँ है, वही सब आपको बझाएंगे वो, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, सिंपली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ पोल स्ट्रेंथ। दोनों पोल में से किसी एक का पोल स्ट्रेंथ ले लो और उसको दोनों के लेंथ के डिस्टेंस के मल्टीप्लाई कर दो, वो निकल जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है पोल स्ट्रेंथ। क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। पोल स्ट्रेंथ का काम होता है, जनरली डिफाइन करते हैं कि ये मैग्नेट के मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ कितने तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है। जिधर से अगर बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहा होगा उसका मतलब है कि उस मैग्नेट का पोल का स्ट्रेंथ काफी तेज है, वो जल्दी से अट्रैक्ट कर ले रहा है, बहुत तेज कर ले रहा है। और जिस मैग्नेट का पोल का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कमजोर होगा, वीक होगा, वो उतना तेजी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ आपकी कम मानी जाती है, ठीक है। बाकी खींचने की एक एबिलिटी है, टेंडेंसी है, तो ऑब्वियस है टेंडेंसी, प्रॉपर्टी, एबिलिटी, क्षमता, ये कभी भी वेक्टर नहीं हो सकती है। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिकली आपका स्केलर क्वांटिटी ऐसा यूनिट याद रखना, कभी कोई क्रॉस में पूछा जा सकता है क्योंकि एबिलिटी है ना, पहली ऐसी एबिलिटी है इसके पास यूनिट है, तो थोड़ा सा याद रखना, एम्पियर मीटर होता है इसका यूनिट, ठीक। उसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट विच कंसिस्ट टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ repeated at the small distance, separated a small distance। सिंपल क्या है कि एक ऐसा मैग्नेट या एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे दो पोल रहते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस में दोनों पोल आपस में रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली क्या, मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर है, डायपोल का मतलब क्या, डाई का मतलब क्या होता है, दो पोल का मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हो गया, और मैग्नेटिक का मतलब क्लियर कर रहे हैं ना कि कौन सा होगा, एक नॉर्थ होगा और एक, अभी बोले होते इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक में हमें पता है कि हमें दो चार्ज लेना पड़ेगा, एक प्लस चार्ज लेना पड़ेगा, एक माइनस चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक हो गया। बाकी डायपोल में उसमें तो ये भी, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया और ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया। अब आपने अगर मैथमेटिकली उनके डायपोल, उनके स्ट्रेंथ को उनकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो बस आगे एक वर्ड और जोड़ दो, क्या, मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब दोनों में क्लियर रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल, दो चार्ज हैं प्लस माइनस, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2l है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल।
मैग्नेट है, मैग्नेट में आपके दो पोल हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक। अब आपने उन चार्ज में से किसी एक चार्ज को उठाया और उन दोनों के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, और आपने मैग्नेट में किसी एक पोल का मैग्नेट स्ट्रेंथ उठाया और उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ हो गया, मोमेंट हो गया। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, चल नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जनरली ये थ्योरेटिकल में आएगा, आपको दे देंगे लूप, वो दे देंगे, आपको पता करना रहेगा क्या है। अब ये देखो, इसमें बनाया भले है थोड़ा सा, लेकिन आपको अभी हम बाहर प्रैक्टिकलिटी करके दिखा देते हैं कि उसमें आएगा कैसे। देखो, ये है करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन। चलो, आपके पास जब आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं था तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड थंब रूल से। रूल के अकॉर्डिंग क्या था? आप अंगूठे किसके डायरेक्शन में रखते थे? करंट के। तो कर्ल फिंगर क्या बताती थी? तो उसका उल्टा भी कर सकते हो। कर्ल फिंगर अगर करंट बताएगी तो फिर अंगूठा क्या बताएगा? डायरेक्शन बता देगा। मैग्नेटिक दोनों में से किसी एक को भी रिप्लेस कर दो तो कंपल्सरी नहीं। अब ध्यान से देखना, करंट क्या? करंट ऊपर वाले में करंट क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? तो अब ऐसे तो देख कर सकते हो, बट वो आपको नहीं होगा। इससे अच्छा एक सबसे बढ़िया तरीका है, जो करंट है जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें आप अंगुली को मोड़ो, ऐसे मोड़ो, ऐसे। फील्ड कहाँ जा रही है? फील्ड कहाँ निकल रही है? नीचे। अब वो होता तो कुछ दिखाते भी, गोल कुछ है नहीं ना। अब बेसिकली क्या है, इसको समझो, ये ऐसे है, क्लॉकवाइज में करंट ऐसे ऐसे दौड़ेगा, ठीक, ऐसे ऐसे दौड़ रहा है। अब आप सोचिए, क्लॉकवाइज में अगर करंट ऐसे ऐसे दौड़ रहा है और आपने करंट के डायरेक्शन में आपने ऐसे किया, करंट के डायरेक्शन में अगर आपने ऐसे किया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? देखो, ऐसे करोगे तो अंगूठा ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है और ऐसे घुस रही है अंदर की नहीं? भाई अगर ये ऐसे गया तो अंगूठा ऐसे ही जाएगा, ठीक। तो ऐसे का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुस रही होंगी, फिर ऐसे घूम करके फिर ऐसे घुस रही होंगी। समझ आया? तो ये बताओ, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं इसके पीछे तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर मेरी तरफ आएगा तो मेरी तरफ आए तो मेरे लिए इधर वाला पोल कौन सा हो गया? नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किधर से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है ना। तो मैं सामने खड़ा हूं तो मुझे तो सामने ऐसा दिखेगा, तो मुझे लगेगा कि नॉर्थ पोल है, और जब ये ऐसे जाके ऐसे अंदर घुसेगा तो तुम्हारे लिए क्या है? ये साउथ हो गया। इसका मतलब है एक चीज क्लियर हो गया ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये बताओ, करंट कैसे है? क्लॉकवाइज है। तुम देख रहे हो तो तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है, और जब क्लॉकवाइज है तो तुम्हारे लिए ये पोल क्या बना? साउथ बना कि नहीं बना? लेकिन अगर मैं ऐसे देखूं तो मेरे लिए करंट किस में चला गया? मेरे लिए करंट एंटी क्लॉक में हो गया, और मेरे लिए एंटी क्लॉक है तो मुझे ये पोल कौन सा दिख रहा है? तो ये इसके लिए ट्रिक है, आप चाहो तो डायरेक्ट याद रखो, नहीं तो वो वही लिखे हो कि अगर करंट बेसिकली क्लॉकवाइज होगा तो आप भी जिधर से देखेंगे, अगर क्लॉकवाइज होगा जिधर से आप देखेंगे वो हमेशा साउथ पोल बनेगा, और अगर आप जिधर से देख रहे हैं उधर से करंट एंटी क्लॉक है तो वो पोल आपके लिए क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। समझ आया? नहीं आया फिर तो देख लो एक बार। अगर ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अगर मैं करंट के डायरेक्शन में अपनी कर्ल फिंगर को रोटेट करूं तो अंगूठा इशारा अंदर की तरफ करेगा। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? बोर्ड की तरफ जा रही है। तो बोर्ड की तरफ मान लो जाएगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे अंदर चली जाएगी, फिर ऐसे। इसका मतलब इसका फिगर कुछ ऐसे ऐसे बनेगा। अब आप सोचिए, ये सेंटर है, आप सामने से देख रहे हैं तो आपके लिए करंट क्या है? क्लॉकवाइज है। और अगर मैं यहीं पीछे खड़ा हो जाऊं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस में चला गया? मेरे लिए तो एंटी क्लॉक हो गया वो। अच्छा, मैं इधर खड़ा हूं तो फील्ड मेरी तरफ ही तो आ रहा है, तो मेरी तरफ आ रहा है। ऊपर से मेरे लिए करंट का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक जिधर से आप देखते हैं, अगर उधर से करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉक है तो आपके लिए उस साइड कौन सा पोल होगा? और आप उधर से देख रहे हो ना, तो आपके लिए करंट कौन सा डायरेक्शन दे रहा है? तो आपके लिए वो पोल कौन सा हो गया?
तो ये याद रखिएगा कि करंट जिधर से आप देख रहे हैं, जिधर से आप देख रहे हैं, अगर उधर से आपके लिए करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो आपके लिए वो पोल क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साउथ पोल। और अगर जिधर से आप देख रहे हैं अगर उधर से एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो आपके लिए वो पोल क्या बन जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी बुक में इसके लिए वो फिगर बनाता है, तो मैंने भी बनवा दिया फिगर, लेकिन कोई बहुत ज्यादा वो है नहीं। वो देखो ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, देखो साउथ का साउथ एस भी बन जाता है और क्लॉक भी बन जाता है। और दूसरा अगर आप नॉर्थ के लिए ले जाओगे तो ये नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉक बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, तो ऐसे से घूमेगा वो। तो इतना कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ में बेसिकली याद रखो कि अगर आप देख रहे हैं आपके नजरिए में करंट क्लॉकवाइज है, आप जिधर से देख रहे हैं आपके लिए क्लॉकवाइज है, तो वो क्या बन जाएगा, साउथ पोल। आपके नजरिए से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आपके लिए क्या बन गया, नॉर्थ पोल। सीधा सीधा स्टेटमेंट यही पढ़े, ज्यादा 3-5 का स्टेटमेंट ना पढ़ना, जो क्रिस्टल क्लियर है छान के ले जाना उतना ही पढ़ना। वो आपको देंगे स्टेटमेंट लंबा सा, आप अपना नॉलेज पे पकड़िएगा कि मैग्नेट होता है, 2 पोल होता है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंड हो जाती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ चलती है। ये तो आपको अपना नॉलेज क्लियर है। अगर करंट के लिए पूछेगा तो करंट के लिए बेसिकली आप याद रखिएगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल होगा, नॉर्थ अगर एंटी क्लॉक है तो वो नॉर्थ पोल होगा। तो ये बेसिक रूल आप याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक। बाकी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, ये ऑलरेडी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि करंट कैरिंग मैग्नेट हो या करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, करंट कैरिंग कोई भी, अगर किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो गया तो वो कुछ देर के लिए क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। जो कि अब मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेट वाली सारी प्रॉपर्टी वो शो करेगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का निकलना, साउथ पोल में उसका टर्मिनेट हो जाना, वो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा जो वो करता था, ठीक। समझ आ गया। चल, उसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड एक लाइन और लिखे हो। हाँ, याद रखना कि अगर आपके पास मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही होगा, मेक श्योर है होगा ही होगा, ऑब्वियस है होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। ये बोला, ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब है आपके पास पोल होगा और आपके पास दोनों डिस्टेंस होंगी, तो मेक श्योर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक डायपोल। भाई आप जिंदा हैं, ये तो वही बात हो गई ना कि आप जिंदा है तो आपकी सांसें चल रही हैं, तो मेक श्योर है ना, आप जिंदा है तो सांसें तो चलेंगी ही। अब इसमें कोई ऐसा नहीं, तो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक डायपोल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये एकदम श्योर है कि अगर मैग्नेट है आपके पास तो उसके पास मैग्नेटिक डायपोल होगा ही होगा, इसमें कोई बट नहीं है, ठीक। एक दूसरी डेफिनेशन है मैग्नेटिक मोमेंट की, वो ज्यादातर वेक्टर फॉर्म में मिलेंगी आपको। द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए क्लोज्ड लूप एंड द एरिया वेक्टर। दूसरी डेफिनेशन भी दी गई है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की, कि करंट फ्लोइंग किसी भी क्लोज्ड लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको उसके एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको भी हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ये पूछा नहीं जाता, बस एक नया डेफिनेशन है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा उसको उसके एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मैग्नेटिक मोमेंट और आसानी से मिल जाएगा। तरीका है खाली निकालने का, उससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा नहीं आपसे पूछेगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़ ही लिए हो, पता भी है कि एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ सर्कुलर शेल होती है, ऑर्बिट होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इसका मतलब है आपके पास जो एटम प्रेजेंट है उस एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ गया। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके अपोजिट में क्या घूमना स्टार्ट हो जाएगा, करंट। ये तो फिजिक्स वाला रूल लगाओ ना कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसके अपोजिट में क्या घूमने लगेगा, करंट घूमने लगेगा। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। चलो ये हो गया ही। अच्छा मुझे बताओ,
अगर मैं इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछूं तो बताओ किधर होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? काहे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का साउथ से नॉर्थ चलता है, और मैग्नेट में इसमें साउथ की जिम्मेदारी कौन उठाता है? इलेक्ट्रिक में साउथ की जिम्मेदारी कौन उठाता है? नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव से, तो नेगेटिव यही घूम रहा है ना, ऐसे से घूमेगा। तो बेसिकली अगर नेगेटिव ऐसे ऐसे घूम रहा है और पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, तो इन शॉर्ट नेगेटिव के तो डायरेक्शन में नहीं होगा, बेसिकली ये उल्टे में ही जाएगा। और उल्टे में जाएगा तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ये, क्लॉकवाइज है ये। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई इतना इशू नहीं है, पूछेंगे नहीं उतना, लेकिन जाने रहो। तो मेरा बताने का सेंस इतना ये है कि आपके पास एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, उसके अपोजिट करंट बनेगा, भले थोड़ा सा ही बनेगा जरूर। और अगर बना तो कहीं ना कहीं एक पोल की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, प्लस हो गया, माइनस हो गया, करंट बन रही है, तो मैग्नेटिक डायपोल तो बनना स्टार्ट ही कर देगा। तो अगर करंट है और करंट बन रही है तो वो करंट कितनी बनेगी? अच्छा, हमें पता है करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज मतलब कि क्या हो? अच्छा, बहुत छोटा, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, तो छोटा है तो उसके लिए डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो। तो आई इज इक्वल टू क्यू को रिप्लेस किससे कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन को। तो ये सीधे सीधे हो गया ई बाई टी। तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर काटने में कितना समय लग रहा? पाथ कौन सा है ये? सर्कुलर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है v। तो ये बताओ स्पीड इज इक्वल टू, या इसको आप वेलोसिटी बोल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू एक सर्कुलर चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 2 पाई आर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका? v। टाइम कितना हो गया? 2 पाई आर बाई v। तो टाइम की जगह रख सकते हो 2 पाई आर अपॉन v। ये v चला जाएगा ऊपर, तो I इज इक्वल टू ये हो गया E और v अपॉन 2 पाई। इतना इलेक्ट्रॉन इतना करंट बनता है किसी भी एटम में। अब ध्यान से रखो, ये है फिजिक्स का, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये केमिस्ट्री की भी आ गई इसमें। आप तक अभी तक रदरफोर्ड मॉडल पढ़े, नील्स बोर मॉडल पढ़े, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े, पूरा मॉडल पढ़ डाले। आपने कभी केमिस्ट्री टीचर से ये सवाल नहीं किया कि सर एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसके भी करंट बनना चाहिए था, तो उस वहाँ क्यों करंट नहीं बनता? तो बनता है करंट वहाँ भी, वो करंट कितना बनता है वो ये रहा। ई इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? चार्ज। 2 पाई कांस्टेंट है, आर। ये बताओ एटम का रेडियस बड़ा है कि छोटा है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है एटम का रेडियस। एटम तो ये भी छोटा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज खुद 10 टू द पावर -19 है। 2 पाई की वैल्यू कितनी बड़ी है? ओवरऑल जब इनको सॉल्व करोगे तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, इतनी छोटी आएगी कि उतना आपको करंट से कोई मतलब नहीं होगा, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, वो इतना करंट बनाता है। तो वो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था जो, तो एक्चुअली इतना बनाता है वो। आपको निकालना क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू फ्लो होने वाला करंट और मल्टीप्लाई कर दो उसके एरिया वेक्टर से। अच्छा, करंट कितना फ्लो हो रहा है ये निकाल के बैठे हो तुम, तो ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया। ये कौन एरिया वेक्टर लेना है? कौन सा एरिया? इसका कौन सा शेप दिख रहा है? ये सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया और एक आर से एक आर कट गया। तो ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक मोमेंट बचा ई वी अपॉन 2 और एक आर ऊपर है, आर स्क्वायर था ना, तो एक आर ऊपर है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का कितना आ गया? ई वी आर बाई 2। मतलब वो जब नाचता है तो आधा कर लेता है अपना। ठीक, समझ आया? चलो उतार लो। चलो देखो एक चीज और देखो, क्लास 11th में आपको रोटेशनल मोशन पढ़ाया गया था, तो उसमें अगर शायद याद हो तो एक टॉपिक पढ़ाया गया था एंगुलर मोमेंटम। किसी को याद है कि किससे डिनोट करते हैं उसको? एंगुलर मोमेंटम को किस लेटर से डिनोट करते हैं? बड़ी दयनीय स्थिति है भाई,
अभी पिछले साल वाले भूल गए तुम लोग। अब आप देखिए, ऐसे बोलेंगे नहीं कुछ, अब आप देखिए आपके मुंह पे तमाचा वैसे ही पड़ेगा कि आप किस लायक हैं आप। एंगुलर मोमेंटम डिनोट किया गया था कैपिटल एल से, ठीक। दूसरी बात, कहा गया था ये एंगुलर मोमेंटम के लिए, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है और बॉडी अपने भी एक्सिस में घूम रही है तो ऐसी बॉडीज का ही हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। अगर बॉडी सर्कुलर में घूम रही है और बॉडी अपने भी एक्सिस पे घूम रही है तो उसका निकाल दे। जैसे पृथ्वी सर्कुलर में भी घूमती है और पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूमती है, तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में भी घूमता है, तभी तो उसका निकलता है। अच्छा, केमिस्ट्री में निकलवाया गया था इसका, याद है क्या? क्वांटम नंबर में एक क्वांटम नंबर उसका ही रोटेशन ही बताता था। कौन सा वाला? दिस इज सेकेंड स्पिन क्वांटम नंबर, प्लस हाफ या माइनस हाफ, वैल्यू आपको ही मान सकते थे। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक वो बोलते थे ना, तो आप तो ये याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती थी? मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम को किससे डिनोट किए थे? लीनियर मोमेंटम बता दो, लीनियर मोमेंटम बताओ। पी, तो लीनियर मोमेंटम हो गया पी। अच्छा, कैसे डिफाइन करते थे? मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम। अब जब आपसे बात की जाएगी एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हो गया कैपिटल। मोमेंटम वर्ड लिखा है ना, तो मोमेंटम वर्ड लिखने का मतलब है तो एमवी तो आएगा ही आएगा। एंगुलर लिखने का मतलब है एंगल कवर हो रहा है, और एंगुलर जब में एंगल कवर होगा तो बेसिकली वहां रेडियस आ जाएगा, तुरंत ऑटोमेटिक रेडियस आ जाएगा। तो जब एंगुलर आएगा तो वहां तुरंत वहां पे क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो एंगुलर लगा तो अगर शायद क्या याद ही नहीं है, तब लीनियर वर्सेस एंगुलर का रिलेशन S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा और A इज इक्वल टू आर अल्फा। कुछ याद आया? लीनियर वर्सेस एंगुलर, लीनियर वर्सेस एंगुलर, लीनियर वर्सेस एंगुलर का रिलेशन बोले थे। बस आपको आर से मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि आगे एंगुलर वर्ड लगा तो मतलब आर मल्टीप्लाई करवाएगा वो, ठीक। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, क्यों निकाल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के या न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है और अपने एक्सिस में भी घूमता है, इसीलिए हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकाले हैं। तो ये निकाल दिया हमने उसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे ही होगी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या किसी भी बॉडी का वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में उस बॉडी का मोमेंटम भी होता है, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आप क्या बोलते हो? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर। तो इसके पास तो वैसे भी डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसके पास डायरेक्शन है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वही डायरेक्शन मोमेंटम का। तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो जो डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन उसके मोमेंटम का भी होगा। तो अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। अब ये मोमेंटम हो गया और ये हो गया इसका डिस्टेंस r, ठीक है। कैपिटल आर माने थे, इसको कैपिटल आर माने थे। तो अब ये बताओ, एंगुलर मोमेंटम p और इसमें r रेडियस में कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। वेक्टर क्वांटिटी थी ये, तो L इज इक्वल टू, एक्चुअल में ये एक्चुअल था V क्रॉस R, ये ऐसे था। तो इसको जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा MVR साइन थीटा। थीटा कितना है? V वेलोसिटी और R के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो L इज इक्वल टू मास ER साइन 90। तो साइन 90 हो गया क्या? MVR। तो ये निकल गया, एंगुलर मोमेंटम निकल गया, ठीक है। इसके लिए ये तो समझाया। तो ये निकल गया आपका एंगुलर मोमेंटम। अब आपने अभी निकाला है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो रेशियो ले लो जरा दोनों का, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, इनका रेशियो लो। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया कैपिटल M, एंगुलर मोमेंटम हो गया दिस। अच्छा, इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट की है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, कितना? EVR/2। और L की वैल्यू कितनी होती है? MVR। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये MV
आर, तो v से v कट गया, r से r कट गया, तो इज इक्वल टू E/2, ये निकल गया दोनों का रेशियो। पूछा गया है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ के डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करवाए हैं। अब दूसरा काम, ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब अपॉन 2 हो गया ये, और m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बस रख दो वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास सॉल्व करके आ जाएगी। तो वो जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब पर केजी। ये वैल्यू आ गई रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन पूछा है 2023 के पेपर में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा था और वैल्यू पूरी सॉल्व करके वैल्यू दी थी। तो छोटी सी वैल्यू थी वो वही है, या तो वैल्यू याद रखो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम की जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू यही आती है। समझ आया? ठीक, आ गया ना? खैर को दूसरा, इसको हम बेसिकली छोड़ो, रहने दो, आगे ले बताते हैं। ये जो वैल्यू आपको मिली है m और l की रेशियो, इसको एक स्पेसिफिकली नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड गायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट। तो नहीं होगा तो पेपर में आपसे वो ये पूछ लेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट। तो आप चाहो नीचे एक लाइन बढ़ा सकते हो, द रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड गायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट। इसी वैल्यू का नाम है, इन्हीं दोनों के रेशियो को ही बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट। ठीक, चलो अब क्या है, जब 11th में या 9th में आपने बोहर का मॉडल पढ़ा था तो उसमें शायद याद होगा, जो नील्स बोर का आपने मॉडल पढ़ा था तो उन्होंने अपने पॉइंट्स में कुछ बातें बोली थी। जैसे पहला उन्होंने बोला था कि एटम जो होता है वो वेरी माइन्यूट स्फेरिकल पार्टिकल होता है, और दूसरा उन्होंने बोला था कि एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जो कि रदरफोर्ड ने बोल दिया था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ सर्कुलर शेल्स ऑर्बिट होती हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तीसरा उन्होंने बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और एनर्जी दोनों क्या रहती है, फिक्स रहती है। और उन्होंने एक और बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर हो जाएगा। ये एक लाइन उन्होंने बोला था। तो ये हम तब भी बोले थे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डाटा करके निकाला था वो, कि उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में नाचेगा, घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम H/2π के बराबर हो जाएगा, वो उन्होंने बोला था। ठीक है, तो उसी पे थोड़ा सा एक शॉर्ट कैलकुलेशन और है, कर लो, उसके लिए भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, लिखो, नीचे लिखो उसी के। According to Bohr quantization law, according to Bohr quantization law, Bohr quantization law, Bohr quantization law, लाइन चेंज करो, लॉ लिखो। The orbital angular momentum, the orbital angular momentum of an electron is an integral multiple of H/2π of H, स्मॉल h रहेगा। क्या था स्मॉल h, याद है किसी को? स्मॉल h क्या था? प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू याद है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। इतनी बार तो आ चुका था ये। चलो, तो बोहर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम H/2π के बराबर होगा।
अगर हमें पता है कि किसी भी एटम में एक दो शेल नहीं होते, एक से ज़्यादा शेल होते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा शेल होते हैं तो नंबर ऑफ शेल के लिए बस आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा NH/2π। ठीक, तो ये तो आपके पास फॉर्मूला आ गया n शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम। अब हमने कुछ देर पहले हमने वैल्यू निकाली थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वर्सेस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी EV/2। ये निकाली थी? नहीं, तो सॉल्व करके पूरा निकाला था। हाँ, ये निकाला था सॉल्व करके, ये लास्ट में आया था। फिर आपने इसी पे वैल्यू पुट की थी E की, 2 की, M की, तो आपको गायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट मिला था। हम यहाँ पे सिर्फ इस L की वैल्यू उधर खिसका रहे हैं और हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो हम मैग्नेटिक डायपोल का ले रहे हैं, बाकी E/2m मल्टीप्लाई L को हम उधर भेज दे रहे हैं, तो L उधर चला गया, इज इक्वल टू E/2m। L होता है आपका NH/2π। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबकी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपको मिल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करिए। E की वैल्यू, E चार्ज है तो चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो गया। बाई हो गया आपका 2 और m हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 9.1 × 10⁻31 kg मल्टीप्लाई बाई n नंबर ऑफ शेल। तो हम पहले शेल के लिए निकाल रहे हैं, मिनिमम टू आप पहला शेल के लिए निकाल सकते हो, तो आप पहले शेल के लिए पहले कैलकुलेट कर लो। तो n की वैल्यू हो गई आपकी 1 × H होता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट हो गया 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, और 2 और इंटू पाई, तो ये हो गया 2 और इंटू हो गया पाई हो गया 3.14। सारी वैल्यूज आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। और ये जो वैल्यू आपको मिलती है इसको भी एक अलग से नाम दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको बोला जाए तो इसको बोलते हैं BM। अभी जब आपको हम डी ब्लॉक पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहाँ सारे का इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकलवाएंगे। और आप पिछले साल भी किए हैं ये, अगर याद हो तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकलवाए थे। मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ आपको निकलवाए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ कैसे निकालते थे, अगर याद हो तो म्यू इज इक्वल टू √n+2 और पीछे लिखते थे BM, बोहर मैग्नेटॉन। वहाँ भी हम समझाए थे कि अगले साल आएगा 12th में, तो जो आप अभी निकालेंगे इस वर्ड से परिचित रहिए आप। अभी आपको डी एंड एफ ब्लॉक में ये बहुत मिलेगा, ये बार बार आएगा, तो ये ध्यान रखना वैल्यू है, ये सब ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात, इसका जनरल, इसमें कोई चेंज आएगा तो जनरल याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एक ही चीज चेंज हो सकती है, क्या? n ही बदलेगा, बाकी कोई चीज नहीं बदलेगी। तो n को आप आगे कर दीजिए मल्टीप्लाई, बाकी एज इट इज E/2m मल्टीप्लाई बाई H/2π। ये जनरल फॉर्मूला बन गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे हर बार, हो सकता हो भाई उनको क्वेश्चन बनाना हो, वो आपसे कहते थर्ड शेल के लिए बोहर मैग्नेटॉन निकालो कितना आएगा, फोर्थ शेल के लिए निकालो, तो आप सिर्फ इसको सॉल्व करके उतने से मल्टीप्लाई या सीधे 4 × इतना कर देना तो भी वो सही माना जाएगा। ठीक, तो जनरल ये याद रखेगा, ये तो सिर्फ पहले शेल के लिए निकाल लिया, ये कांस्टेंट है, बाकी जिस शेल के लिए कहेंगे वो आप निकाल लीजिएगा। समझ आया? ठीक, चलो।